हेलो बच्चों, आज हम जीव विज्ञान का वीडियो नंबर 16 शुरू करने जा रहे हैं। ये आज का जो वीडियो है वो इस यूनिट का चैप्टर 2 का मानव में गुणसूत्रीय विकृति का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम इसी यूनिट का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हीमोफीलिया, जो कि एक रक्तस्रावी रोग है जिसमें चोट लगने पर रक्त बहता रहता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये जो रोग है हीमोफीलिया, ये एक आनुवांशिक रोग है जो कि एक्स सहलग्न जीन के कारण होता है और अप्रभावी एक्स सहलग्न जीन की वजह से ये रोग होता है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था अप्रभावी क्या होते हैं और एक्स सहलग्न क्या होते हैं। तो ये भी वर्णांधता के ही समान अप्रभावी एवं एक्स सहलग्नता के कारण होता है, जिसमें एक छोटे से घाव होने पर भी लगातार रुधिर बहता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग को महारानी विक्टोरिया के अंदर देखा गया था, जो इस रोग की वाहक थी। ये जो रोग है उसमें 3 टाइप का जीनोटाइप देखने को मिलता है। जैसे वाहक मादा है तो उसमें एक एक्स हीमोफिलिक होगा, रोधी मादा है तो दोनों एक्स हीमोफिलिक होंगे, और नर यदि रोगी है तो उसमें चूंकि एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, वो यदि हीमोफिलिक है तो नर रोगी नर कहलाता है। ये जो रोग होता है इसके अंदर जो वंशागति होती है वो क्रिस क्रॉस वंशागति होती है। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। क्रिस क्रॉस वंशागति का मतलब होता है कि विपरीत लिंग में जब वंशागति होती है, जैसे फादर से डॉटर में और डॉटर से उसके सन में, तो इस प्रकार की वंशागति को अपन क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति। हीमोफीलिया रोग भी वर्णनांधता के समान इसमें वंशागति जो होती है वो क्रिस क्रॉस प्रकार की वंशागति ही होती है। इसमें जो मादा होती है उसकी वयस्क अवस्था में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जब उनमें मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो रक्तस्राव बंद ही नहीं होता है और रंग नहीं होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। हीमोफीलिया 3 प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए बी सी 3 प्रकार का, और इसके लिए विभिन्न रक्त स्कंदक कारक जो होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं। इन कारकों की कमी होने के कारण, जीन के कारण, ये कारक निर्मित करने वाले जीन जो होते हैं उनमें असामान्यता होने के कारण ये कारक नहीं निर्मित हो पाते हैं, और जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता और हीमोफीलिया रोग उत्पन्न हो जाता है। ये एक आनुवांशिक रोग है। तो ये हमने डिस्कस किया हीमोफीलिया रोग के बारे में। नेक्स्ट रोग जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक ऑटोसोमी जीन उत्परिवर्तन के कारण होती है। हम पढ़ चुके हैं 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। एक तो के कारण 2 प्रकार के गुणसूत्रों के कारण असामान्यता होती है, ऑटोसोम के कारण होने वाली ऑटोसोमी और लिंग गुणसूत्रों के कारण होने वाली लिंग गुणसूत्री। तो ये जो रोग है सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोमी जीन उत्परिवर्तन के कारण होने वाली एक वंशागत अपसामान्यता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली अपसामान्यता। होती कैसे है आपको पता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। अब यदि डीएनए में उत्परिवर्तन हो जाता है, कोई नाइट्रोजनी क्षारकों के क्रम में कोई परिवर्तन हो जाता है, तो बनने वाले आरएनए में परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री ही एमआरएनए बनता है। और एमआरएनए के अंदर ये ट्रिपलेट कोड जो है वो डिसाइड करता है कौन सा अमीनो अम्ल निर्मित होगा, और वो अमीनो अम्ल से के संयोजन से, अमीनो अम्ल की चैन के अंदर से ही पर्टिकुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जब प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो आनुवांशिक रोग होना सामान्य बात है। अब होता कैसे है, हीमोग्लोबिन जो कि पता है आपको एक श्वसन वर्णक होता है जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन जो होता है ये अमीनो अम्ल के कारण अमीनो अम्ल का बहुलक जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो ये अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला होती है, जो बीटा श्रृंखला होती है, उसमें 6th नंबर का जो अमीनो अम्ल है उसमें ग्लूटामिक अमीनो अम्ल के स्थान पर वेलिन अमीनो अम्ल बनता है। ग्लूटामिक अमीनो अम्ल के स्थान पर वेलिन अमीनो अम्ल बनता है। देखो, अमीनो अम्ल का निर्धारण ट्रिपलेट कोड के द्वारा होता है। 3-3 का नाइट्रोजनी क्षारकों का एक कोड होता है जो डिसाइड करता है, जो हम 11th में पढ़ भी चुके हैं कि ट्रिपलेट कोड बनते हैं और 3-3 के कोड डिसाइड करते हैं कौन सा अमीनो अम्ल जोड़ना है। तो इसमें ग्लूटामिक अमीनो अम्ल के स्थान पर कौन सा अमीनो अम्ल आ जाता है, वेलिन अमीनो अम्ल। कैसे आता है इधर देखेंगे, डीएनए में यहाँ जी है, यहाँ पर CTC है कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि GC से जुड़ता है, AT से जुड़ता है, यहाँ GC से जुड़ता है। ये सामान्य व्यक्ति का है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया जिन्हें होता है वहाँ पर A के स्थान पर T आ गया, तो कॉम्प्लीमेंट्री में A आ गया, और जब mRNA बनेगा तो mRNA में क्या बन जाता है, क्योंकि थायमिन के स्थान पर उनमें यूरेसिल बनता है, तो ये क्या आ जाएगा, देखो C है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री G,
ए की जगह यहाँ थाइमिन के स्थान पर क्या बनेगा, यूरैसिल। तो GUG, और GUG जो होता है उससे कौन सा अमीनो अम्ल का कोड होता है, वो वैलीन अमीनो अम्ल का, जो कि सिकल सेल एनीमिया रोगी होते हैं उनके अंदर वैलीन अमीनो अम्ल का कोड होता है। इधर देखेंगे CTC से कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनेगा, तो C से कॉम्प्लीमेंट्री G होता है, T का कॉम्प्लीमेंट्री A होता है, C का कॉम्प्लीमेंट्री G होता है। ये भी आपको ध्यान होगा, अपन 11th में पढ़ चुके हैं। ये C से मतलब साइटोसिन, T से मतलब थाइमीन, C से मतलब साइटोसिन, G से ग्वानिन, A से एडिनिन। तो C जो होता है वो सदैव G से बंधन करता है, T ऑलवेज A से बंधन करता है और C ऑलवेज G से। तो सामान्य RNA का कोड तो क्या होता है, GAG, जो किस अमीनो अम्ल का होता है, ग्लूटामिन। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया है उनके अंदर A आने के स्थान पर यहाँ पर T होना चाहिए था, T की जगह A आ गया। A आने के कारण यहाँ पर GUG कोड बनता है और वो वैलीन अमीनो अम्ल के लिए कोडिंग करता है। इस प्रकार उत्परिवर्ती प्रोटीन बनेगा और उत्परिवर्ती प्रोटीन करने के कारण वो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हो जाएगा और उनकी जो RBC होती है वो स्वस्थ मनुष्य में तो गोलाकार होती हैं, इनमें कैसी हो जाती हैं, हंसियाकार। कैसे हो जाती हैं, हंसियाकार, यानी असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और जो RBC होती हैं वो हंसियाकार यानी इस तरह की हो जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है। अगर दोनों ही मतलब दोनों ही जीन अगर संक्रमित होंगे तो सारी RBC हंसियाकार हो जाएगी, ऑक्सीजन परिवहन नहीं हो पाएगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। एक है तो वो वाहक की तरह कार्य करेगा। तो ये है आपका सिकल सेल एनीमिया रोग। अब दोनों ही दोषपूर्ण जीन वाले व्यक्ति जो है वो जीवित नहीं रह पाते, यानी जिनके दोनों जीन संक्रमित हैं, सिकल सेल एनीमिक है, तो उसके अंदर सारी RBC हंसियाकार हो जाएगी। जिसमें विषम युग्मनजीय अवस्था है तो उसमें आधी RBC तो सामान्य होगी, आधी दोषपूर्ण होगी। तो विषम युग्मनजीय जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर कभी भी ये रोग, मलेरिया रोग जो है वो नहीं होता है, क्योंकि मलेरिया रोग का परजीवी RBC में से अंदर रहता है, वो इनमें पनप नहीं पाता क्योंकि कोशिकाएं हंसियाकार होती है, इस वजह से वो इनके अंदर नहीं पनप पाता और मलेरिया रोग ऐसे रोगियों को नहीं हो पाता है। तो ये सिकल सेल एनीमिया के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा जेनेटिकली हमने आज डिस्कस कर लिया इसको। नेक्स्ट और लास्ट रोग है ये आपका फिनाइल कीटोयूरिया। देखो क्या होता है, ये भी रोग जो है वो एक ऑटोसोमी गुणसूत्र में अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है, ठीक है, ये भी ऑटोसोमी के कारण होता है। इससे पहले जो सिकल सेल एनीमिया पढ़ा वो भी ऑटोसोमी के कारण होता है। हीमोफीलिया और वर्णांधता होती है वो लिंग गुणसूत्री के कारण होती है, ठीक है। क्या होता है कि फिनाइल एलिनीन करके एक अमीनो अम्ल होता है, ये फिनाइल एलिनीन अमीनो अम्ल जो होता है ये जो है प्रोटीन, आहार और ऊतक प्रोटीन इन सब से के लिए ये फिनाइल एलिनीन उत्तरदायी होता है। फिनाइल एलिनीन अमीनो अम्ल जो होता है वो टायरोसिन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण, ऑक्सीकरण, कैलकेटोमाइन और थायरॉक्सिन इन सब के लिए उत्तरदायी होता है ये अमीनो अम्ल। इस अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए एक एंजाइम उत्तरदायी होता है। फिनाइल एलिनीन अमीनो अम्ल किस में चेंज हो जाता है, टायरोसिन। कौन से अमीनो अम्ल में, टायरोसिन। और इसके लिए एक एंजाइम उत्तरदायी होता है फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, मैं रिपीट कर रही हूँ, फिनाइल एलिनीन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम। वापस सुनेंगे, फिनाइल एलिनीन अमीनो अम्ल का टायरोसिन अमीनो अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, जो इसके लिए एक एंजाइम उत्तरदायी होता है। लेकिन जिनके अंदर फिनाइल कीटोयूरिया रोग होता है उनके अंदर ये एंजाइम जो होता है वो अनुपस्थित हो जाता है। जब ये एंजाइम अनुपस्थित हो जाएगा तो सोचिए फिनाइल एलिनीन टायरोसिन में परिवर्तित नहीं होगा, और जब वो टायरोसिन में परिवर्तित नहीं होगा तो ये अत्यधिक मात्रा में शरीर में एकत्रित हो जाएगा, और एकत्रित होने पर ये दूसरे अमीनो अम्ल जैसे फिनाइल पायरुविक अम्ल में या किसी अन्य अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, या फिर शरीर में ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है। जब ये शरीर में अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाता है तो मस्तिष्क का विकास जो होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है ऐसा रोगी, और इनके रक्त द्वारा भी इस फिनाइल एलिनीन अमीनो अम्ल का अवशोषण कम होने के कारण जो है ये मूत्र के साथ भी शरीर से निष्कासित होने लग जाता है। तो ये लक्षण है इस फिनाइल कीटोयूरिया रोग के, जो कि फिनाइल एलिनीन अम्ल के
शरीर में अत्यधिक मात्रा में एकत्रित होने के कारण होता है, क्योंकि ये टायरोसिन अमीनो अम्ल में परिवर्तित नहीं हो पाता है। और इसका कारण क्या होता है, ये फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, ठीक है, फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम, इस एंजाइम की कमी के कारण फिनाइल एलिनिन टायरोसिन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कल हम इस यूनिट का लास्ट चैप्टर 3 जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ओके।